और केवल आयत गिनना बताया था, बिल्कुल बताया था है ना, बताया होगा ना। चलिए बेटा ये तो आज हम लोग एक काम करते हैं, सरल रेखाएं गिनना, सरल रेखाएं कह रहे सॉरी, वृत्त गिनना, वृत्त सर्कल बचे ना, सर्कल गिनना भी देख लेते हैं। उसके बाद में दर्पण जल मृत्यु, फिर कागज काटना बोलना, ठीक है। आइए समझते हैं सब। बेटा वृत्त गिनना है, सर्कल गिनना, आओ देखते हैं कैसे। गौर करिएगा, कल वाले प्रश्न को जरा हम रिवाइज करवाना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कल वाली बातें किस हद तक याद है, कल वाली बात को रिवाइज करवाना चाहते हैं। ये बेटा एक फिगर दिया गया है, इसको आप कॉपी में आप मत बनाना, बनाओगे टाइम लगेगा। मैं आपको नंबर डाल के दे देता हूँ, आपको नंबर ही तो चाहिए केवल, ठीक है। नंबर हम डाल देते हैं सर, आपको केवल नंबरों की आवश्यकता है, ठीक है। वो नंबर हमने डाल दिए। अब आप इस चित्र को नहीं बनाए तो कोई जरूरत भी नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं। आप हमको ये गिन के बताएंगे कि इसमें कुल वर्ग कितने हैं, स्क्वायर, टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। फिर हमको ये बताइए कि कुल कितने, ये कुल वर्ग पहले आपने बताया, टोटल स्क्वायर्स बताए, कुल वर्ग बेटा। उसके बाद में हमको आप बताएंगे कुल आयत, मतलब टोटल रेक्टेंगल्स, यहां भी टोटल लिख देंगे हम, टोटल रेक्टेंगल्स। फिर हमको आप बताइए सर कुल चतुर्भुज कितने हैं, इसको बोलते हैं टोटल क्वाड्रिलेटरल्स, ये कितने हैं। और फिर हमको आप बताएंगे केवल आयत कितने हैं, केवल आयत मतलब ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं बेटा। फिर आप ये बताएंगे ओनली रेक्टेंगल्स, फिर ये बताएंगे, ठीक है। ये चार चीजें हमको बताइए, कुल वर्ग कितने हैं, कुल आयत कितने हैं, कुल चतुर्भुज और केवल आयत कितने हैं। जल्दी से स्पीड के साथ सॉल्व करिएगा बेटा, है ना, क्योंकि ये चीज आपको कल बताई दी गई थी। चार हो गए, और बढ़िया। हो गए, बढ़िया, हो गए भैया, चारों। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। कुल वर्ग कितने हैं, 217। ओके सर, कुल आयत कितने हैं, 1638। वेरी गुड। हाँ बेटा, कुल चतुर्भुज कितने हैं, ये भी 1638 ही हैं। अच्छा, केवल आयत कितने हैं बेटा, कितने, 1421। चलिए बढ़िया, ठीक है। सब लोगों का आ गया, किसका किसका आंसर आ गया, ये चारों मैच हुए, बहुत कम। उम्मीद हमको सबसे थी, गलत बात है बेटा, आना सबका चाहिए, तरीका तो सभी को बताया गया था, है ना।
आइए तरीका सीखते हैं, कुल वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, कुल वर्ग टोटल स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं बेटा। आपको करना क्या है इसमें कि जो आपने ऊपर ये नंबर डाल दिए हैं, क्रमागत संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये ऊपर आपने नंबर लिखे हैं, एक से लग चलते चलते जहां तक संभव है वहां तक। फिर बेटा ऐसे ही आपने यहाँ पे भी लिखे, तो इसका जो आखिरी नंबर है वो है बेटा 12। तो इसका जो ऊपर वाले में जो आखिरी नंबर हुआ करे, सबसे बड़ा नंबर वो लिख लिया करो, और इसका आखिरी नंबर क्या है 6। इन दोनों को ऐसे गुणा करके लिख लिया करो। मेरी बात समझ, इसका आखिरी नंबर और इसका आखिरी नंबर, ये बताया था मैंने शब्द। हाँ, फिर बेटा करना क्या है, दोनों से एक एक करके कम करते जाओ डिसेंडिंग ऑर्डर में। 12 में एक कम करो 11, 6 में एक कम करो 5, 11 में एक कम करो 10। हाँ भाई, यहाँ 4, यहाँ पर 9, यहाँ 3, सर यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 1। अब बेटा इसके नीचे जा नहीं सकते हो, क्योंकि इसके नीचे अगर जाओगे तो एक में एक कम करोगे तो कितना है 0 गुणा करो, कोई फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ कितना आ गया 72, 55, 40, 27, 16, टोटल कर दिया 217। यही आंसर। आइए बात करते हैं कुल आयत की, टोटल रेक्टेंगल्स की। वो कैसे निकाले जाते हैं बेटा, समेशन ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ कॉलम। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। अब ये गणित की भाषा है, ये मैथमेटिकल वे में लिखा गया है। अब इसको हम थोड़ा रीजनिंग की भाषा में समझा देते हैं आपको, कि आपको जो ऊपर की संख्याएं 1 से लेकर जहां तक आपने लिखी है, तो ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ना है और इन वाली भी सभी संख्याओं को भी जोड़ना है। ठीक, जोड़ना है। तो बेटा आप 1 से लेकर चलते 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 12 तक जोड़ो पूरा। फिर 1 से लेकर इधर वाले नंबर कहां तक है बेटा 6, इनको भी लिख लो 6 तक। तो ऊपर वालों का योगफल कितना है जरा बताओ, 1 से 12 तक 78। अच्छा, गुणे 1 से 6 तक का कितना है 21। गुणा कर दो, आंसर है 1638। ये इसका आंसर है। क्या हमारी बात समझ रहे? अच्छा, ये जो कुल आयत आप निकालते हो, ये कुल आयत बराबर होते क्या है? दरअसल ये कुल वर्ग और केवल आयत, जो भी केवल आयत है, ओनली रेक्टेंगल्स, इनका योगफल होता है। इन दोनों का योगफल होता है कुल आयत। बात को समझना बेटा, इन दोनों का योगफल जो होता है वही क्या होता है, कुल आयत होता है। तो कुल आयत ऐसा क्यों किया, रेक्टेंगल्स में स्क्वायर को क्यों लिया, कल ने बताया भी था कि बेटा दुनिया का हर एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। तो वही बात है, इसलिए जब आप टोटल रेक्टेंगल्स काउंट कर रहे होते हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड द ओनली रेक्टेंगल्स, इन दोनों को ऐड करके तब आप बताते हो। ठीक है, कोई चतुर्भुज की बात की जाए, क्वाड्रिलेटरल्स की, तो बेटा चतुर्भुज का मतलब तो ये होगा कि आयत जितने भी इसमें रेक्टेंगल है वो ले लो, प्लस जितने भी वर्ग हो इन दोनों को जोड़ लो, बताओ कोई चतुर्भुज हो जाना चाहिए। और आयत और वर्ग का जो योगफल है वो आप यहाँ पर देखो पहले से निकाले बैठे हो, कितना है 1608। इसीलिए कुल चतुर्भुज का भी आंसर यही आता है। नहीं समझ में आया? बोलो भैया, है ना? अच्छा, वहां पे आ जाओ बेटा, केवल आयत। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है एग्जामिनर अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस से खेलेगा आपके साथ, थोड़ा तरीके से आपको परेशान करेगा, तो ये पुराने जमाने की परंपरागत चीजें कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। वो केवल एक क्वेश्चन देगा लास्ट वाला, और वो देने के बाद उसने आपसे सब कुछ पूछ लिया। वो केवल आयत निकालने के लिए आपको कुल वर्ग भी निकालने पड़ेंगे और कुल आयत भी निकालने पड़ेंगे। अब एग्जाम ऐसे ही हो रहा है। आप में से अगर किसी ने आईएएस या पीसीएस का पेपर देखा हो, दिया भले ना, आप देखा, अगर दिया भी होगा तो देखना, उसके बाद आपको बताते हैं उसमें पेपर में होता क्या है। पुरानी परंपरा चली आ रही, बड़ी अच्छी। उसमें क्या करते हैं, उन्होंने 4 राज्यों के नाम दे दिए, इधर 4 नदियों के नाम दे दिए, कहते हैं सही मिलान करिए। और सही मिलान में फिर वो ऑप्शन ऐसे दे देते हैं, जैसे इधर पे नंबर पड़े 1 2 3 4, ठीक है, और इधर नंबर पड़े ABCD। तो अब वो ऑप्शन ऐसे देते हैं, देखना 1D 2A 3C 4B। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो ये ऑप्शन ऐसे, पहला ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन फिर कुछ दे दिया, फिर तीसरा ऑप्शन फिर कुछ दे दिया। आपको पता है उन्होंने एक प्रश्न में आपसे 4 प्रश्न पूछ लिए हैं, 4 राज्यों की नदियां पूछी। बात समझ रहे हैं? वनडे में और सिविल में यही अंतर होता है। वनडे एग्जाम जिनकी आप तैयारी करो ना, वनडे एग्जाम से होते हैं।
तो उनमें क्या होता है, उनमें बस ये पूछ लेते हैं बताओ इस राज्य की नदी कौन सी, इस राज्य की मिट्टी कौन सी, इस राज्य की जलवायु कैसी, इस राज्य में फसल कैसी होती है, इस राज्य से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई है, वगैरह वगैरह। तो वो ऐसा पूछ लेते हैं एक राज्य के बारे में। जब सिविल सर्विसेज में जाओगे तो वो एक ही प्रश्न में कितने राज्य पूछ लेंगे, 4। तो वहां पर वो आपको बता दें आपकी जो परीक्षा है अब कहीं ना कहीं उसी तर्ज पे आ रही है, उसी तर्ज पे आ रही है। वो हर परीक्षा में क्या करते हैं, वो एक प्रश्न पूछ के आपसे 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि आपका मल्टीपल चेकअप हो, कई डायरेक्शन में आपके बारे में पता किया जाए कि आपको केवल यही एक चीज पता है कि इससे जुड़ी सारी चीजें पता है। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न इजाद किए जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं, जिनमें कि एक प्रश्न में सारे प्रश्न निपट जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो बेटा परीक्षा के साथ नहीं चलोगे तो पिछड़ जाओगे। परीक्षा का साथ क्या है, अपडेटेड फॉर्म ये है, ये पुराना परंपरागत फॉर्म है। आज भी किताबों में, यूट्यूब में, जाने कहां हर माध्यम से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जो ये बता रहे हैं कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं, और ना हम कोई बहुत स्पेशल चीज बता रहे हैं कि ये ट्रिक केवल हम बता रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम ये झूठ बात भी नहीं कहेंगे आपसे, ये बहुत जगह मिल जाएगी। तो इसको सीख कर तो बहुत बच्चे जा रहे होंगे, पेपर में अगर ये प्रश्न आ गया तो सब तुम कर लोगे तो सभी लोग कर लेगा, कोई नई बात थोड़ी ना है। आप कुछ ऐसे क्यों ना बनो जो केवल आप कर पा रहे हो और कोई ना कर पा रहा हो। विश्वास मानना, जो मित्र आपके अच्छी तैयारी कर रहे हो, जिन आपको लगता हो कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट मेरा दोस्त है, इसकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप ऐसे मित्रों से जिन्होंने काफी समय से तैयारी की हो, उनके पास ऐसे प्रश्न जाके रखना, देख लेना, इस जगह पे आके वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, फेल हो जाएंगे। मेरी बात समझो, ये प्रश्न जो बेटा आपको भीड़ से अलग करेंगे, ये अलग नहीं करेंगे, ये सबको आते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसी चीजों को सीखो जो अपडेट हो रही है, जो नया पैटर्न है बेटा। तो केवल आयत, केवल आयत, ये पॉलिटिकल से होता क्या बच्चा, केवल आयत का मतलब होता है, निकालने का तरीका होता है कि कुल आयत जितने भी टोटल रेक्टेंगल्स हैं माइनस कुल वर्ग, ये होता है केवल आयत निकालने का तरीका। टोटल रेक्टेंगल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। बेटा कुल आयत आपने कितने निकाल के रखे हुए हैं, देखो 1638। कुल वर्ग कितने हैं, 217। बेटा तो आंसर आ गया 1421 ही आंसर। ठीक, चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं सर व्रत गिनने की बात करते हैं। सर्कल सबसे सरल होता है, व्रत गिनना सबसे सरल। बेटा इसको हटा दे, सर्कल गिनना, व्रत गिनना सबसे सरल होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि हमको प्रश्न पूछा गया, ये बेटा आपको एक फिगर दे दिया गया और हमसे कह दिया कि इसमें कितने व्रत हैं, कितने सर्कल हैं। अब ऐसे चित्र जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, सर कहाँ व्रत बन रहे, समझ ही नहीं आ रहा है। तो व्रत जब आपको पढ़ाया गया है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, जब आपको निर्णय प्रमेय पढ़ाई गई थी बचपन में, तो सर्कल बनाने के लिए आपको एक लौकिक सेंटर का होना जरूरी होता था, और साथ ही साथ एक रेडियस का होना, त्रिज्या का। इन्हीं दो से मिलकर तो व्रत बनता था, याद है? तो किसी भी व्रत की पहचान उसके केंद्र और उसकी त्रिज्या से होती है, ऐसे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप केंद्र और त्रिज्या गिन लो, या तो केवल केंद्र गिन लो या त्रिज्या गिन लो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे, समझिए। ये बहुत सरल होते हैं, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, पर व्रत गिनना सबसे आसान होता है। इसके क्वेश्चन इसीलिए पेपर में कम पूछे जाते हैं, ये ज्यादातर स्टूडेंट कर लेते हैं, कभी किसी का गलत होता ही नहीं। देखो बेटा कैसे, ये जो हमने सेंटर पे पॉइंट रखा, आप समझ पा रहे हो हमने किस गोले के लिए रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। बेटा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34, 35, 36, 37, 38, 39। बेटा कितने व्रत आए? क्लियर है? ठीक है, तो 39 व्रत आए। ये बहुत आसान होता है, व्रत गिनना कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके प्रश्न आसानी से बन जाते हैं, इनमें दिक्कत नहीं है। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी का। देखिए सर, जैसे कि एक प्रश्न आपको ये दे दिया गया, बेटा पूछा गया इसमें कितने व्रत हैं? देख लो आराम से, इसमें कितने व्रत हैं? हाँ भाई, 7। आइए शुरू करते हैं सर। देखिए गौर करिएगा बेटा, एक समझ रहे हो किसकी बात कर रहे हैं? यहां से बेटा यहां तक के 1, फिर 2, सही है, फिर 3, फिर बेटा 1 यहां तक ले लेते हैं। ये समझ रहे हो कहां तक गए? 4 सर्कल ये हो गए 4 प्लस बेटा ये किसके लिए हुआ है आप क्या समझ रहे हो? एक ये, ठीक है। अच्छा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसी डिजाइनें भी बनाई गई जो दीर्घ व्रत जैसी, कुछ एलिप्स के जैसे दिख रही। हमने आपसे व्रत पूछा था, नॉट एलिप्स, दीर्घ व्रत नहीं पूछा था, सर्कल पूछे थे। और सर्कल ये होता है जिसका आर्क हर जगह पर सेम रहता है, आर्क कभी बदलता नहीं उसका। आर्क का जो एंगल होता है वो कभी बदलता ही नहीं है, ठीक है। दीर्घ व्रत में एंगल बदलता है। तो कुल मिला के ये जो आपने गिने के केवल यही व्रत है जितने आपने लिखे। कितने बेटा? 7। अब भ्रमित करने के लिए आपको सब दिया गया, जिससे स्टूडेंट कभी कभी शायद कुछ गलती करके एक ये भी को गिन ले। शायद आप में से भी किसी के मन में बात आई हो, शायद समझ रहे हो बेटा, जबकि ये व्रत नहीं है। ये जिनको मैं डॉट लगा रहा हूँ ये वाले व्रत नहीं है। अच्छा ये भी कोई व्रत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये भी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये भी कोई व्रत नहीं है सर, ये कोई व्रत नहीं। क्लियर हो गया सर? तो ओवरऑल इसमें कितने सर्कल है बेटा? 7। आइए कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है दर्पण और जल प्रतिबिंब की, मिरर एंड वाटर इमेज। बेटा मिरर इमेज जिसको आप कहते हो दर्पण प्रतिबिंब। अगर मिरर इमेज की बात करें, दर्पण प्रतिबिंब की बेटा बात करें, तो मिरर इमेज में जो बदलाव होता है, बदलाव वो बेटा हमेशा होता है, बदलाव जो होता है वो हमेशा बेटा राइट और लेफ्ट का, राइट लेफ्ट का, मतलब दायां और बायां ये बदल जाता है, ठीक है। दायां बायां बदल जाता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? ठीक, इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा? मिरर इमेज में जो बदलाव होता है वो दायां बायां का होता है। दाएं तरफ वाली चीज बाईं तरफ आ जाती है और बाएं तरफ वाली चीज दाएं, ये बदलाव होता है मिरर इमेज में। दर्पण प्रतिबिंब में ये बदलाव होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमसे कहा गया बेटा, हमसे एक शब्द दिया गया, जैसे मान लेते हैं एक शब्द दिया गया हमसे, वो दिया गया पोर्ट, पोर्ट PORT। हमसे कहा गया इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ मिरर इमेज। तो बेटा इसका मिरर इमेज ध्यान रखना, शीशा चाहे तुम इस तरफ रखो, चाहे तुम उस तरफ शीशा रखो, और चाहे इस तरफ रखो, दोनों तरफ प्रतिबिंब सेम बनता है।
इसलिए ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर में सर इस तरफ शीशा रख के आ गया था और आपने क्लास में इस तरफ बताया था, तो वो हम समझ ही नहीं पाए क्या करना है। तो सर आपको वो तो बताना चाहते हैं, चाहे बेटा दर्पण उस तरफ रखो चाहे दर्पण इस तरफ, दोनों तरफ प्रतिबिंब सेम बनता है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? अब ध्यान देना, इस शब्द में अगर आप गौर करोगे बेटा, इस शब्द में अगर आप देखोगे तो आप सभी के हिसाब से दाहिने छोर पर राइट कॉर्नर पर क्या टी लिखा है, क्या बाएं छोर पर पी लिखा है? तो गुरुजी ने क्या बताया कि बाएं वाली चीज दाईं तरफ पहुंच जाती है, दाईं वाली चीज बाईं तरफ। दरअसल ये पूरा पूरा किनारे बदल जाते हैं और साथ ही साथ हर अक्षर में भी दायां बायां बदलता है। जैसे अगर आप इस पी को देखोगे तो इसमें दाहिनी तरफ गोला है, आपकी बात क्या होगा, बाईं तरफ गोला। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जरा ध्यान देना बेटा। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? इसको पहचानने का एक ढंग ये भी होता है कि ये जो शीशा होता है, दर्पण होता है, इससे जितनी दूरी पर यहाँ पर अक्षर होते हैं उतनी ही दूरी पर उधर भी होते हैं। जैसे अगर आप शीशे से देखोगे तो शीशे से बिल्कुल पास में पहले नंबर पर, शीशे से पहले नंबर पर कौन है, टी। उधर भी शीशे से पहले नंबर पे कौन है, टी। दूसरे नंबर पे कौन है, आर। उधर देखो दूसरे नंबर पे कौन है, आर। तीसरे नंबर पे कौन है, ओ। वहां भी तीसरे नंबर पे कौन है, ओ। चौथे नंबर पे कौन है बेटा, पी। वहां भी चौथे नंबर पे कौन है, पी। नहीं समझ में आया सर? ठीक है, एक लॉजिक ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, जैसे बेटा उधर प्रतिबिंब बना इधर भी वैसे बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान दो। जैसे पी ये बन गया पी, ओ, आर और टी। चेक करो, जो ये लिखा है वही तो वो भी लिखा है, सेम है। तो इसलिए चाहे आप राइट साइड में बनाओ चाहे लेफ्ट साइड में, इमेज सेम बनता है। पहले पढ़ रहा है सर? बिल्कुल प्रतिबिंब सेम बनता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो बदलाव होता है वो हमेशा दायां बायां का होता है। अब बात आती है बेटा जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब, इसी को आप कहते हो वाटर इमेज। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब की अगर बात करें बेटा तो इसमें जो बदलाव होता है सर वो ऊपर नीचे का होता है। बिल्कुल सर, मतलब ये इसमें जो बदलाव होता है वो ऊपर नीचे का। जो बॉटम वाली चीज होती है या कह सकते हो नीचे वाली चीज होती है वो बेटा ऊपर चली जाती है, और जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे आ जाती है। इसमें जो बदलाव होता है वो ऊपर और नीचे का होता है। ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर, ये बदलाव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमको कहा गया एक शब्द दिया गया है ये, और हमसे बोला है इसका जल प्रतिबिंब बनाओ। तो देखो, जैसे दर्पण प्रतिबिंब चाहे आप उस तरफ बनाओ चाहे इस तरफ बनता सेम है, ऐसे जल प्रतिबिंब की बात करें, चाहे आप जल प्रतिबिंब नीचे बनाओ और चाहे ऊपर बनाओ, बनता सेम है, सेम बनता है, कोई फर्क नहीं। तो बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से। आर में देखोगे, आर में गोला ऊपर था, अब की बात गोला नीचे आ गया। क्यों भाई, समझ पा रहे? ए में देखोगे शीर्ष जो था वो ऊपर था, अब की बात शीर्ष नीचे। एम में अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे ख्याल से क्या एम की स्थिति बेटा कुछ ऐसी होनी चाहिए, सही बात है? जैसे बेटा इधर बना है ऐसी प्रतिबिंब ऊपर ही बनेगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है बेटा? तो जल प्रतिबिंब में जो बदलाव होता है वो ऊपर और नीचे का, ये मूल बात है। बिल्कुल, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है, यही बस सीखना, इसके अलावा दर्पण और जल में कुछ नहीं सीखा जाता। अब इसमें होता क्या है, आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए मेरा काम केवल आपको पढ़ाना नहीं, आपको चैप्टर खत्म करवाना नहीं। हमारा काम यह है कि आप चीजों को इस तरह से क्लियर करते चलो कि वो चीजें फिर जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमारे पढ़ा देने के बाद भी तुम्हें 10 बार और पढ़ना पड़ रहा है, क्या मतलब है? पेपर देने जा रहे हो, उस चैप्टर के सवाल नहीं कर पा रहे हो तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे? हमारा मानना ये होना चाहिए कि हम इस लेवल तक पढ़ा दें, इसमें सारे आपके डाउट्स खत्म कर दें, जिससे कि आप किसी और को भी पढ़ाना चाहो तो पढ़ा सको। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि होता क्या है कि आप अपने इस विषय में इतने पारंगत हो जाओ कि अगर भगवान न करे दुर्भाग्यवश अगर जॉब नहीं भी लग पाती है तो एक काबिल टीचर तो बन ही जाओ, ठीक है ना? तो और बन जाओगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत से बन रहे हैं, तो इसलिए आप बन जाओ। और उसमें भी हम आपको ज्यादा तो नहीं बता रहे, बस इतना समझ लो कि इस लाइन में अगर आप अच्छे टीचर बन जाते हो तो एक सरकारी नौकरी से भी ज्यादा, समझ रहे हो बाकी। और इसमें क्या है, घर के घर में रहोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मान सम्मान अलग से, और जब सिलेक्शन होंगे तो मिठाई तो मिलेगी मिलेगी, मिठाई खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे फ्रिज में परमानेंट मिठाइयाँ भरी रहती है, परमानेंट। कभी भी आप देखेंगे हमारे फ्रिज में, मतलब हम ये समझ लीजिए नौबत ये है कि वैरायटी होती है कौन सी मिठाई खाएं,
और इसके लिए महादेव की बड़ी कृपा है, बहुत शुक्रगुजार है इस बात के लिए कि बाबा की दया है, सिलेक्शन होते रहते हैं, कोई ना कोई मिलने आता रहता है और मिठाई देता रहता है, पैर छूता रहता है, मिठाई देता रहता है फायदा, पैसा भी, मिठाई भी, सम्मान भी। मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती। तो वही है, तो आप लोग, हम हालांकि इसके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, अगर इसके लिए पढ़ाएंगे तो कल को तुम हमारे बगल में कोचिंग खोल लोगे, नुकसान मेरा ही है, तो हम तुम्हें कभी नहीं कहेंगे तुम ये करो, है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, एक रास्ता वो बंद नहीं है, वो हमेशा खुला है आपके जीवन में। उसके लिए यदि आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तो भी हम मदद करेंगे, है ना। जैसे हम लोगों को सजेस्ट करते हैं या अप्रोच करके बता देते हैं, लगवा देते हैं, आपको भी लगवा देंगे, आपका भी काम बन जाएगा। जब पढ़ाने का कभी मूड बने तो बताना, पढ़वा दें, ठीक है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले जिसके लिए आए वो काम भी पूरा कर लिया जाए। तो उसके लिए ढंग से पढ़ो, मेरा कहने का मतलब, ढंग से मतलब चीजों को रिश्ते नाबूद कर दो, ठीक है। हमने पहले भी कहा करते थे, तुम लोगों को कहना थोड़ा कम कर दिया, हम यहाँ पर दरअसल पढ़ाते नहीं, बिगाड़ते हैं। क्या तो बताया करते, बोला करते थे, ये हमेशा से हम कहा करते हैं, हम यहाँ पर बिगाड़ते हैं। बिगाड़ते हैं तो कोई इतना बिगाड़ देंगे, इतना बिगाड़ देंगे कि रीजनिंग में अब तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि दुनिया का कोई भी टीचर तुमको रीजनिंग नहीं पढ़ा पाए, इतना बिगाड़ देंगे। जब तुम कहीं पढ़ने भी जाओगे, भाई साहब जहां जाइएगा हमें पाइएगा, मतलब जब भी जाओगे पढ़ने, मास्टर साहब तुम्हें जब पढ़ाना शुरू करेंगे, चाहे तुम कैरियर में लैब हो, चाहे तुम उसके अलावा एग्जाम पढ़ो, और भी चाहे आपके ग्रेडर पे पढ़ो या टेस्ट में, किसी में भी पढ़ो, किसी में भी पढ़ो, जब पढ़ोगे तो जब तुम्हें मास्टर साहब पढ़ाना शुरू करें तो तुम मास्टर साहब से एक ही बात कहो कि गुरुजी यहाँ तक तो आता है, इसके आगे कुछ हो तो बताओ। मास्टर साहब हाथ खड़े कर दे, कहते ललच जाओ, तुम हमारे बस के नहीं। यही तो हम चाहते हैं, सीरियसली बता रहे, ये तुम्हें कर देंगे। ये जो ये सब लौट के आशिक आते हैं, ये इसीलिए, क्योंकि वाकई में हम चाहते हैं कि ये मोहब्बत बनी रहे, जहां पे भी जाएं वो कुछ समझ में ना आए, को ये लगे कि तो आता ही है, कहाँ सिखा रही है, हाँ हाँ, लास्ट सही कह रहे हैं, वही लिमिट है लास्ट। चलिए काम कार्यक्रम को आगे बढ़ाए बेटा। दर्पण जल ये होता है। अब आता है कागज काटना मोड़ना। आप गौर करना, हमने आपको लिखवाया भी होगा तो दर्पण और जल प्रतिबिंब के बाद में लिखवाया होगा कागज काटना। वो इसीलिए लिखवाया है क्योंकि कागज काटना और मोड़ना जो चैप्टर होता है वो सब चैप्टर होता है, एक एडिशनल चैप्टर होता है इसी का। कागज काटना मोड़ना नाम का कोई चैप्टर दरअसल रीजनिंग में होता ही नहीं है। आपको बताएं वो इसी से ही बनता है। देखना कैसे, अभी आपको क्लियर करते हैं। वो इसी से ही बनता है, कागज काटना और मोड़ना। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पेपर देने जाते हो तो आपको कैंची ले जाने के लिए तो अलाउ होता नहीं ना, ना ब्लेड ले जाना अलाउ है, ना शीशा ले जाना अलाउ है। तो एग्जामिनर फिर ये चीजें पूछ क्यों रहा है? जब नहीं अलाउ है तो पूछ कैसे रहा है? इसका मतलब है कि बिना कैंची के, बिना शीशे के, बिना ब्लेड के ये सवाल करना संभव होगा, तभी पूछना है। तो वो ये जानना चाहता है कि क्या आपको वो अप्रोच पता है कि कैसे इनको किया जाए। बस वो इसी चीज के, केवल पेन से कैसे किया जाए, पेन के माध्यम से। आइए देखते हैं कि केवल पेन के माध्यम से इन सवालों को कैसे निपटाया जाए। कागज काटना एवं मोड़ना। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग होते हैं इसमें। हमको प्रश्न कैसे मिलेंगे वो देखने। सबसे पहले बेटा इन्होंने कैसे पेपर मतलब कागज दे दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फिर ऐसे डैश 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 लगाए और एक एरो बना दिया 3 अंश। क्या इस बात का मतलब हम समझ पा रहे हैं? ये कागज नीचे पड़ा, ठीक है सर। अब अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बस ये आधा हिस्सा बचा होगा, ऊपर का जो हिस्सा है वो काल्पनिक है, कभी हुआ करता होगा। क्या भाई समझ गए? कभी हुआ करता। उसके बाद सर इन्होंने क्या किया सर, ऐसे डैश लगा के एरो लगाया। इसका मतलब है ये कागज गर्म रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अब आप इस चतुर्थांश पे आ गए होंगे, क्वाड्रेंट पे, बाकी सब इमेजिनरी पार्ट है, कभी हुआ करता होगा सर। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, ऐसे डैश डैश लगाया और ऐसे एरो लगा दिया। हमारी समझ से सबसे आखिरी में जो बचा होगा वो मुड़ मुड़ा के केवल इतना बचा होगा। बोलो बेटा, यही बचा होगा।
बाकी का जितना भी है वो सब काल्पनिक है, कभी रहा करता हूं। अब इसके बाद में इन्होंने इसमें कटिंग की, बेटा इसमें कटिंग की, कैसे कटिंग की वो देखो बच्चा। कटिंग ऐसे की कि इधर पे इन्होंने एक गोला काट दिया ऐसे वृत्त के आकार, इधर पे बेटा इन्होंने एक त्रिभुज के आकार में काटा, ट्रायंगल के शेप में, इधर पे इन्होंने एक चतुर्भुज के आकार में कुछ ऐसे काटा। सर मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब वो ये कह रहे हैं कि इस कागज को खोला जाए तो ये दिखेगा कैसे। शुरू करें। अब देखो आपसे मैं बताया दर्पण और जल प्रतिबिंब, गौर करना। देखिए होता क्या है, ये कागज जो मुड़ रहा है दरअसल ये प्रतिबिंब बनेंगे, अभी मैं बताऊंगा वहां पर। पहले छोटी सी बता देता हूँ, जैसे कभी भी ध्यान दीजिएगा एक कागज है ऐसे चौकोर कागज है, उसको अगर तिरछा मोड़ा जाए, तिरछा, ठीक है, तिरछा मोड़ा जाए, मोड़ने के बाद क्या हुआ कि सर यहाँ पर एक गोला है और यहाँ पर एक त्रिभुज है, ऐसा काटा गया और हमसे कहा गया कि इसको खोलेंगे तो बताओ ये गोला कहाँ दिखेगा और त्रिभुज कहाँ। जब भी कभी डायगोनल शेप में, स्लैंट शेप में, कभी भी तिरछे हिसाब से, तिरछी भुजा के रूप में अगर चीज मुड़ती है तो हमेशा त्रिभुज के रूप में, तो हमेशा ध्यान रखना जो आकृति होती है वो लंबवत भुजा पे जाती है, परपेंडिकुलर में। आइए समझाते हैं बेटा, इस भुजा की लंबवत भुजा सामने नहीं है, ये वाली। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पर इसके साथ परपेंडिकुलर लंब तो यही वाली बना रही है, तो ये गोला जो आएगा वो इस पे आएगा। बात समझे? ये कब होता है? जब तिरछी लाइन मुड़ती है, तिरछी, और इस भुजा की लंबवत परपेंडिकुलर है ये वाली, तो ये त्रिभुज आएगा इसमें। अगर यही कागज हमने बीच से सीधा सीधा मोड़ा होता ऐसे, तो अगर इधर पे गोला होता तो आपको पता है ये गोला कहां जाता? सामने जाता। ये गोला अब इधर जाता बेटा, अगर हमने बीच से सीधा सीधा मोड़ा होता। लेकिन अगर तिरछा मोड़ा है त्रिभुज के शेप में, तो ये लंबवत परपेंडिकुलर वाली भुजा पे जाएगा। चलिए काम की बात करते हैं। सर अब हमने क्या किया, अब आप ध्यान से देखो, सबसे आखिरी में ये कागज बेटा इधर मुड़ा था, तो अब खुलेगा भी तो पहले उधर ही खुलेगा। चलो खोल देते हैं। तो खोलने के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा काल्पनिक हिस्सा बना देते हैं। हाँ अब आप बताओ, ये जो त्रिभुज है ये सामने भेज दे, सामने भेज दे, ऊपर, शाबाश ऊपर। ये गोला सही है, ये चतुर्भुज बेटा इसी के बगल में क्या ऐसे बनेगा? नहीं समझ में आया? क्या इसी का प्रतिबिंब तो बन गया वो प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा अब आप यहां तक आ चुके हो, अब यहां से इस पे आना है। याद करो इस पर जो कागज मुड़ा था वो इस तरफ मुड़ा था, तो खुलेगा तो उस तरफ खुलेगा। तो बेटा अगर उस तरफ खुलेगा तो क्या इसी का प्रतिबिंब उस तरफ बन जाएगा? इसी का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो भैया मेरे ख्याल से ये जो गोला है इसके बगल में गोला ऐसे, ये त्रिभुज ऊपर था तो त्रिभुज ऊपर, बेटा ये त्रिभुज इधर था तो त्रिभुज उधर, दोनों सही चल रहे हैं। गोला नीचे तो गोला नीचे, ये चतुर्भुज यहाँ था तो चतुर्भुज यहाँ, भाई सही चल रहे हैं? क्लियर है? ठीक है, इसका मिरर इमेज बगल में बन गया। आपको याद होना चाहिए आप यहाँ तक पहुंच चुके हो। अब इसके बाद बेटा इस पे आओ, याद करो यहाँ पर कागज मुड़ा कहाँ था? ऊपर मुड़ा था कि नीचे मुड़ा? नीचे मुड़ा था। तो फिर खुलेगा तो कहाँ खुलेगा? तो बेटा खुलेगा तो ऊपर खुलेगा। और आपको पता है ऊपर नीचे का जो बदलाव होता है वो किसमें होता है? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब याद आ रहा है? नीचे वाली चीज ऊपर, सही बात है। और यहाँ बेटा दाया बाया का जो बदलाव होता है वो होता है दर्पण। तो दर्पण प्रतिबिंब से भी तो हुआ ही, तो दर्पण और जल से ही तो सवाल हो रहा है बेटा। तो अब इसको ऊपर जब खोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये त्रिभुज ऐसे, बेटा ये गोला ऊपर, एक गोला ऊपर, ये त्रिभुज इस भुजा पे। अच्छा बेटा एक गोला बीच में था तो एक गोला बीच में कर दें। इसके अलावा जैसा ये था सर, जैसा ये था सर, दोस्तों सही चल रहा है? चेक करो, जो नीचे बना वही ऊपर बना है। सर हमने कौन सी कैंची का इस्तेमाल कर लिया? कहाँ पे कागज को मोड़ा, कहीं मोड़ा? सब पेन से ही तो हुआ है। तो एग्जामिनर भी यही जानना चाहता है कि आप इस अप्रोच को ही वहां पर भी लेके चलिए। क्लियर है? ये है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक। अच्छा इसमें होता क्या है सर कि हम लोग वाटर इमेज, मिरर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब के जब सवाल लगाते हैं तो हम एक गलती करते हैं। हम क्या गलती करते हैं? हम चीजों को रटने लगते हैं। हमने क्या किया? ABCD में कुछ अक्षर रट लिए, शायद आप में से भी रटे होंगे कुछ लोग, कि A का अगर दर्पण प्रतिबिंब बने तो वही बनता है, T का दर्पण प्रतिबिंब वही बनता है, M का दर्पण प्रतिबिंब वही बनता है। लोग रट लेते हैं, समझ रहे हैं? ये गलत चीज है। बोल दिया O का चाहे दर्पण बनाओ चाहे जल बनाओ वही बनता है, X का दोनों सेम बनते हैं, I का सेम बनते हैं, नहीं याद किया जाता। ये बचकानी हरकतें कभी हुआ करता था, छोटे बच्चों में आज भी सिखा दिया जाता है।
ये इनसे कोई फायदा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे बेटा? ये नहीं याद किया था, वो लोग संख्याओं में भी याद कर लेते हैं। बोले 1 जो होता है 1, उसका चाहे दर्पण बनाओ चाहे जल, वो सेम बनता है। 8 दर्पण बनाओ चाहे जल बनाओ, सेम बनता है। क्या फायदा है इससे? ये सुनने देखने के लिए ठीक है, अच्छी बात है, छोटे बच्चों को भी याद करवाया जाता है, इससे मजा आती है। हाँ यार बन तो रहा है, हाँ देखो गुरुजी ने अभी भी बताया, हाँ बन तो रहा है, देखो दर्पण भी वही बना, जल भी वही बना, बस हो गया मजा, खत्म मजा। क्या फायदा सर? पेपर में जब बैटल ग्राउंड पे जाओगे, जब आप युद्ध के असली मैदान में जाओगे, तो इतनी बचकानी चीजें पूछी नहीं सर, वहां पर आपके सारे के सारे याद किए हुए मूल मंत्र सब भरे रह जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट ज्यादा सही होता है। क्या बात समझ रहे? इसमें आप ध्यान देना, मैंने कुछ भी रटने वाली बात नहीं बताई आपको, केवल एक जगह पे छोटी सी रटने वाली बात बताई, वो भी रटने वाली, वो भी कॉन्सेप्ट ही है। ये त्रिभुज कि त्रिभुज के रूप में जब भी चीज मिलती है तो वो लंबवत भुजा में जाती है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? कोई भी रटने वाली चीज नहीं इसके अलावा। चलिए एक सवाल हो जाए। बेटा एक शब्द नोट करिए जल्दी से, इस शब्द को नोट करिए जल्दी से सभी लोग। प्रोफेशनल्स। बोले, प्रश्न बोले, शुरू करें। लिखिए, बताइए कि दिए गए शब्द, बताइए कि दिए गए शब्द, बेटा लिख लीजिए, बताइए कि दिए गए शब्द, दिए गए शब्द, बताइए कि दिए गए शब्द दिए गए शब्द के प्रथम 6 अक्षरों, दिए गए शब्द के प्रथम 6 अक्षरों, 6 अक्षरों, प्रथम 6 अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब, के दर्पण प्रतिबिंब तथा शेष 7 अक्षरों, तथा शेष 7 अक्षरों, तथा शेष 7 अक्षरों के जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब को एक साथ मिलाकर, को एक साथ मिलाकर, मिलाकर, मिलाकर एक शब्द के रूप में, एक शब्द के रूप में, एक शब्द के रूप में लिखा जाए, एक शब्द के रूप में लिखा जाए, लिखा जाए, तो अब प्राप्त शब्द में, तो अब प्राप्त शब्द में, तो अब प्राप्त शब्द में, बेटा आप सामने देख के लिखना, अब प्राप्त शब्द में राइट से 5वें अक्षर, के लेफ्ट तीसरे अक्षर, के लेफ्ट चौथे अक्षर, के राइट 10वें अक्षर, के लेफ्ट 6ठा अक्षर। नोट कर लीजिए जल्दी से। राइट से 5वें, के लेफ्ट तीसरे, के लेफ्ट चौथे, के राइट 10वें, के लेफ्ट 6ठे अक्षर। लिख पाए? 6ठे अक्षर का जल प्रतिबिंब, का जल प्रतिबिंब, का जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? आंसर आ गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। भैया लोगों जल्दी से बताएं यदि आप किसी को बताना चाहें तो।
भैया लोगों को कुछ हो पा रहा है? आंसर क्या है बेटा? आई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बताएं सर। सीधा है, उल्टा मतलब कि ऐसे, ये वाला उल्टा कि बेटा ये वाला उल्टा, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला, दूसरा वाला। अच्छा बढ़िया। आइए तरीका देखते हैं कैसे। गुरुजी ने क्या बोला? प्रथम कौन से अक्षर लेने? कितने? 6 के 7? पहले 6 अक्षर लेने। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 इस एस तक आओगे बेटा। ये जो प्रथम 6 अक्षर है इनका आपको क्या बनाना? दर्पण बनाना कि जल? प्रथम 6 अक्षर होगा दर्पण, तो इनका आपको दर्पण बनाना है, मिरर इमेज। आई बनाते हैं। तो इनका मिरर इमेज बनेगा, देखो ऐसे। बोलो भाई, सही चल रहा है? इनका मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से, सही? इनका दर्पण प्रथम हमने बना दिया। अब जो आखिरी के बचे हैं आपके 7 अक्षर, उनका आपको क्या बनाना है बेटा? जल। उनका आपको बनाना है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। अब उनका जल प्रतिबिंब बनाते हैं। जल प्रतिबिंब की बात कर लीजिए बेटा। ये अच्छा सॉरी हमने दर्पण बोला था ना आपने? हाँ, हमने जल बना दिया, हमने गड़बड़ कर दिया बेटा, हमने इसी में वहीं से लिख दिया। सुनो, दर्पण बोला था बेटा, ध्यान देना। हमने वो पीछे से पलटा ही नहीं उसको। खैर, अच्छा, तभी आप लोग कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे थे, मुझे देखा। चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक है बेटा? ठीक है। उसके बाद में वो ये बन गया बेटा दर्पण। अब बचे हुए अक्षरों का क्या बनाना है? जल। जल बनाना। जल में दाया बाया नहीं बदलता, केवल ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे ही तो है, यहां से यहां तक का जल। आई का जल वैसे ही बन जाएगा, ओ वैसे ही बन जाएगा, एन जो है वो ऐसे बन जाएगा, ए इस प्रकार से बन जाएगा, और एल बेटा ये आपका एल ऐसे बन जाएगा, ऐसे, और एस ऐसे बन जाएगा। क्या बात समझ पाए? सर नया शब्द जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है? नया शब्द भैया क्लियर हो रहा है? अब इस नए शब्द में आपको करना क्या है? इसमें करना ये है राइट से 5वें, के लेफ्ट तीसरे। तो अगर ईमानदारी से गिनोगे तो भी हो जाएगा। राइट से गिनना है तो मतलब दाहिने छोर से, मतलब इधर से गिनोगे, ठीक है? तो ईमानदारी से गिनोगे तब भी हो जाएगा। तो ईमानदारी से कैसे करेंगे? राइट से 5वां। तो आप देखो जरा, राइट से 5वां अक्षर कैसे कहोगे? सर 1 2 3 4 5। क्या राइट से 5वां ये होगा? राइट से 5वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा। अब इस अक्षर के बाएं देखना है, तो इस अक्षर का बायां इसी तरफ चलेंगे, तो इसके बाएं तीसरा, 1 2 3, तीसरे के बाएं चौथा, 1 2 3 4, चौथे के दाएं 10वां। अब इसके दाएं 10वां, अब इसके दाएं 10वां। सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पहुंचे 10वें पे। अच्छा, उसके बाद क्या बोला? के बाएं छठा। अब इसके बाएं छठा, 1 2 3 4 5 6, बेटा यहां पहुंच गए, हम इस जगह पहुंचे। अच्छा, इस जगह पे पहुंच तो गए, ये जो अक्षर आया इसका आपको शायद जल प्रतिबिंब चाहिए लास्ट में, जल। तो बेटा इसका अगर जल प्रतिबिंब होगा तो वो इस प्रकार से होगा। तो अपना जो फाइनल आंसर है वो ये है। क्या किसी का मैच हुआ आपने से? 1 2 3 4, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया भैया? तो फाइनल आंसर आएगा बेटा ये। क्लियर हो रहा है? ठीक है। दाएं से 5वें, के बाएं तीसरे, के बाएं चौथे, इस तरह से चलते जाओ। ये ईमानदारी का रास्ता। बेईमानी अगर चाहो तो वो भी कर सकते थे। जब भी दिशाएं एक समान होती हैं तो आपस में घट जाती हैं। When directions are same, then they are subjected to each other. जब भी दिशाएं एक समान होती हैं आपस में घट जाती हैं, और जब भी बेटा दिशाएं अलग अलग होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं। ये चीजें आपकी बेटा रैंकिंग में भी काम आएंगी, अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक सीरीज में भी काम आएंगी। बहुत चैप्टर्स में ये चीज काम आती है जो हम बता रहे हैं। तो करना क्या है? आपको 2-2 के सेट दिए गए, तो आपको जब भी कभी ऐसे सवाल दिए जाए, आपको कभी कभी श्रृंखला वाले सवाल भी आएंगे, बड़ी सी श्रृंखला दे दी जाएगी, उसमें 50 चीजें, और बोला जाएगा इस श्रृंखला में अगर सभी प्रतीक हटा दिए जाए,
शायद सुने होंगे आपने, प्रतीक हटा दिए जाए तो अब जो श्रृंखला बची उसमें राइट से 28वें, के राइट 24वें, के लेफ्ट 13वें, के राइट 5वां तक तो क्या होगा? तो वो सवाल जब करोगे तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इससे मदद मिलेगी। तो कैसे तरीका होता है? तरीका देखना, आपको चाहे जितनी लंबी कहानी दी जाए, आपको केवल ऊपर के 2 लोगों को ही लेना है। पहले बात समझ रहे हैं? 2 लोगों को लेना, केवल 2 लोगों को, ठीक। अब करना यह है कि राइट और लेफ्ट दिशाएं तो अलग अलग है, और अलग अलग दिशाएं होती तो क्या होती है? 5 और 3 को जोड़ो कितना आएगा? 8। अच्छा, अब समस्या यह है कि इस 8 को गिने कहां से? तो नियम ये होता है कि दोनों में जो दिशा ऊपर होती है उसी से गिना जाता है, उसी का सम्मान किया जाता है। तो इन दोनों में देख के बताओ ऊपर कौन है? राइट। तो बेटा इसका मतलब इनका रिजल्टेंट, इनका परिणामी आया राइट से 8वां। समझ पा रहे हैं? अब बेटा इसको ले लो और अगले को ले लो, फिर से जोड़ा 2 का ही बनाना, 2 का। इसको लो और अगले को लो, इसको लो और अगले को। राइट लेफ्ट दिशाएं अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग है तो क्या करें? जोड़े नहीं बेटा, जोड़ दे बेटा। 8 और 4 को जोड़ो कितना? 12। अब ये बता दो इन दोनों में ऊपर कौन है? राइट। तो बेटा इनको हटा के इनका परिणामी लिख दो राइट से 12। नहीं समझ में आया? अच्छा, अब बेटा इसको ले लो और अगले को ले लो, फिर से जोड़ा 2 का ही बनाओ। राइट राइट क्या करें? हटाएं कि जोड़े? 12 में 10 गया, 2 कहां से? 2 राइट से। आपने कहा सर इनको हटा दीजिए, राइट से 2 बोल दीजिए। इसको लो और अगले को ले लो, फिर जोड़ा 2 का ही बनाओ। राइट लेफ्ट क्या करें? 2 और 6 8। कहां से 8? राइट से। तो बस सीधे सीधे राइट से 8वां गिन दो आपका आंसर। जरा राइट से गिनोगे तो आप सभी को पता है दायां हाथ यही तो होता है। दाएं से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहुंच गए यहाँ? और इसका जल प्रतिबिंब ये बन गया। काम करें, क्लियर? चलिए, तो एक काम करते हैं, हम शीट के आंसर बोल देते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। आंसर टिक कर दीजिए आप लोग जल्दी से। शुरू करें? आंसर टिक कर दीजिए बेटा। शीट है क्या कुछ एक्स्ट्रा? देखो हो तो दे दो जल्दी से। क्या नहीं एक्स्ट्रा शीट है? तुम लोग काम करो, रजिस्टर मेंटेन कर लो, लिख लो, ठीक है। कुछ लोग तो वो भी होंगे ना जो भूल आए घर पे। क्या बात कर रहे हो? पक्का होंगे, ठीक है। बाकी वो लोग घर पे जाके रजिस्टर से देख के लगा लेना, जिनको नहीं मिली उनको कल दिलवा देंगे, ठीक है। लेकिन रजिस्टर में लिख लेना जिनके पास शीट नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, 3 का दूसरा, लगाए 4 का आंसर लिखो 13। ऑप्शन तो दिए नहीं है, 4 का आंसर लिखना पड़ेगा 13। लिखा बेटा? 5 में जो ऑप्शन दिए वो गलत दिए। 5 का आंसर है 14। 5 में अलग से लिख लो 14। 5 में अलग से 14 लिख लो बेटा। ऑप्शन जो दिए वो गलत दिए दरअसल। 6 में आ जाओ बेटा। 6 ये आंसर किसने लगाया? कैसे लगाया भाई? नहीं आंसर गलत नहीं है तुम लोग तो। हम ये इसमें एक आंसर मिसिंग है इसलिए हम कह रहे हैं। आंसर टिक करते समय आप लोग देखते भी नहीं हो, जल्दी जल्दी लगा देते हो। ठीक, 6 का लगाओ पहला, लगाया। 7 का चौथा, 8 का दूसरा, 9 का दूसरा, 10 का पांचवा, लगाया। 11 का चौथा बेटा। 11 के नीचे देखो 12 दिया होगा, मिला 12। 12 में आपको ऑप्शन दिए हैं A B C D, मिले ऑप्शन, उसमें C लगा लो, C, ठीक। अब 13 देखो उसी के नीचे 13 भी होगा। 13 मिला। 13 में ऑप्शन दिए हैं वो 1 2 3 4 5 दिए हैं, ABCD नहीं दिए हैं। 13 में देखो आपको 1 2 3 4 5 दिए हैं, वो ऑप्शन है, उसमें दूसरा लगाओ, दूसरा लगाया। उसके नीचे 14 में आ जाओ। 14 में भी ऑप्शन दिए 1 2 3 4 5, थोड़ा नंबर मिसिंग है, धुंधले से हो गए, हट गए। बाकी 1 2 3 4 5 समझ पा रहे हो? उसमें जो चौथा चित्र है, चौथा चित्र वो टिक करो बेटा। अब इसी पन्ने में ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर आ जाओ, इसी पन्ने में, इसी पन्ने में, पन्ना मत पलटना भी, ऊपर आ जाओ। 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में 5 नंबर ऑप्शन, 1 2 3 4 5 दिए उत्तर आकृतियां। उत्तर आकृतियों में जो 5 नंबर आकृति है वो टिक करो। 16 में आ जाओ। 16 में जो 2 नंबर आकृति है, 2 नंबर, वो टिक कर दो बेटा। टिक किया, ठीक है। 17 वाला जो है वो फोटोकॉपी में कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको, मिसप्रिंट है। एक काम करो, 17 में आप 5 नंबर आकृति लगा लो, 5 नंबर आकृति, ठीक। सॉल्व करके दिखा देंगे।
बेटा 18 में आ जाओ, 18 का 3 नंबर आकृति लगाओ, अब पन्ना पलटो। 19 का आपको लिखना है बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी ऑप्शन। 19 का बी, समझ गए? 20 का डी, डी। उसके बाद में आ जाओ 21 में, 21 का दूसरा ऑप्शन लगाओ, दूसरा। 22 में पहला, 23 में चौथा, 24 का दूसरा, 25 का तीसरा, 26 का दूसरा, 27 का दूसरा, 28 का चौथा, 29 ऊपर है, ऊपर सबसे ऊपर चले जाना इसी पन्ने में, ठीक है। 29 का है ए ऑप्शन, ए, ठीक है। फिर पहला हो गया, 30 का चौथा डी ऑप्शन, 31 का बेटा डी ऑप्शन, डी, डी चौथा लगाया, और 32 का सी, ठीक। तो फिलहाल मिलते हैं कल की क्लास में, शीट को पूरा करें। ओके, थैंक यू सो मच। भारत माता की हमेशा जय।